8. सुलोचना बिना डरे उसकी आंखों में झांक रही थी। उसकी निडर निगाहों को देख एमिली का एटीट्यूड हल्का पड़ने लगा था। न जाने क्यों, लेकिन इस बार पहली दफा एमिली को कोई ऐसा मिला था जो उससे नजर मिलाकर खड़ा था, बिना डरे, बिना हिचके। एमिली की कमजोरी थी कि उसे जब लगता कि कोई उससे खौफ नहीं खा रहा तो वो उस पर काबू करने के लिए अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश करती थी। लेकिन आज इस पल में वो सुलोचना पर हावी नहीं हो पा रही थी और तब सुलोचना ने खुद आगे बढ़कर एमिली के हाथों से गन ले ली और गन हाथ में लेकर बोली, फिक्र मत करो दीदी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तो आपकी गिरफ्त में रहने ही आई हूँ। देखो सुलोचना, तुम मुझे दीदी बोलकर ये मत सोचना कि मैं तुम पर रहम खाने वाली हूँ। वैसे आज तुमने मेरे सामने आने का मन कैसे बनाया? कहीं तुम और तुम्हारा भाई मिलकर मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहे हो? दीदी, खेल तो पहले दिन से आपके साथ हो रहा है। मैं तो आपको इस खेल से बचाने आई हूँ और अब तो एसीपी भी निपट गया है, तो आपको मुझे इंटेरोगेट करने से पहले वहाँ पहुँचाना चाहिए। उसने इस बार भी कोई निशान छोड़ा होगा। एक बात बताऊं, तू ना मेरी बहन किसी एंगल से नहीं है, लेकिन बात पते की कर रही है। अभी चल साथ में, आगे तुझसे तो फुर्सत में बात करूंगी। मुझे एक बात बता, तू एमएलए की बीवी है, लेकिन तू उम्र में छोटी लग रही है। वो तो साला गेंडे जैसा था, तुझे कैसे पटाया उसने? पहले आप एसीपी की गुत्थी सुलझा लीजिए। दीदी, आप इस शहर से बाहर थीं, लेकिन मैं यहीं थी। मुझे पता है एसीपी के मर्डर का मतलब आगे भी बोलो। एसीपी के मर्डर का मतलब क्या? मतलब एसीपी को भी पूरा सच पता चल चुका था, जैसे सौरभ को पता चल गया था, इसलिए उसका मर्डर हुआ है। अगर तुम्हें इतना कुछ पता है तो अब तक कहाँ छुप के बैठी थी? सही वक्त का इंतजार था दीदी। एसीपी के जिंदा रहते अगर मैं सामने आती तो वो मुझे नहीं छोड़ता। क्या क्या? मतलब तुझे पता था कि एसीपी का मर्डर होने वाला है? नहीं, लेकिन मुझे उसके मर्डर की खबर आपसे पहले लग गई थी। क्या है ना दीदी, मेरे कॉन्टैक्ट इस शहर में आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पहले तो तू मुझे ये दीदी बोलना बंद कर। तू चुपचाप इस गाड़ी के अंदर ही बैठी रहेगी। मैं तुझे इसमें ही लॉक करके जा रही हूँ। आपको क्या लगता है दीदी, मैं भागने के लिए खुद चल के आई हूँ? एक बार और दीदी बोला ना तो थोबड़ा तोड़ देना है मैंने तेरा। कांस्टेबल, इसे गाड़ी में लॉक कर और तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। जो हुक्म मैडम, मैं इधर ही रहूंगा। एमिली कार से उतर के अब एसीपी के बंगलो के हॉल पर पहुंची। अंदर जाते ही उसके सामने सोफे पर एसीपी की लाश पड़ी थी। एमिली ने ध्यान से देखा तो वही सेम पैटर्न। मर्डर ने एसीपी की लाश को सोफे से आधा लटका रखा था। चाकू ठीक उसके पेट के बीच में था और एक बार फिर मर्डरर ने उसके बदन पर एमिली के लिए सिग्नल छोड़ा था। एसीपी के चेहरे से लेकर उसकी गर्दन तक एक बड़ा सा निशान गोदा गया था और उसके सीने के बीचों बीच एक और निशान बना हुआ था। एमिली याद करने की कोशिश करती है कि क्या ऐसे ही निशान उसने उस हिस्ट्री लैब के दस्तावेजों में देखे थे। वो मन में सोचती है, नहीं, वहां नहीं। फिर आखिर मैंने कहाँ देखे थे ये निशान? ओह फक, आई फक यू। एमिली तुरंत वो फटी हुई मैगजीन निकालती है और उसे खोलती है। मैगजीन के पेपर से पलटे हुए उसे एक मैप दिखता है जिसकी बनावट ठीक एसीपी के चेहरे पर बने निशान की तरह थी। एमिली उसके सीने पर बने निशान के बारे में सोचती है। दूसरी तरफ वहां पर नयन भी था जो एमिली को ये सब करते हुए देख रहा था। उसने क्यूरियस होकर एमिली को बीच में टोका, ओह रुको, मैं कब से देख रहा हूँ तुम इस जर्नल और सर की बॉडी पर बने निशान को मैच कर रही हो। हाँ, क्योंकि तुम जैसे ऑफिसर्स भी पहले आके सिर्फ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वालों का काम कर रहे हैं। ओह, तो तुम्हें लगता है सिर्फ तुम ही 30 मार खाओ? हाँ, 30 मार खा तो नहीं, लेकिन तुमसे ज्यादा तेजी से इस केस को सॉल्व करने के करीब पहुंच रही हूँ। लगता मैडम ने भरे दिन में चरस फूक ली है। अब चर्सियों के बीच मरवाना पड़ रहा है तो फूकनी तो पड़ेगी ना, लेकिन जल्दी तुम्हारा नशा मैं उतारने वाली हूँ। ऐसा कौन सा सबूत हाथ लग गया तुम्हारे जो इतना उछल रही हो? भूलो मत एसीपी का मर्डर है।
बहुत जल्दी मंत्रियों को जवाब देना पड़ेगा। किनारा नगर की पुलिस वालों की सेफ्टी का ठेका एमिली का नहीं है। मंत्रियों को क्या बोलना है वो तुम समझो, मुझे तो बस इस निशान के बारे में सोचना है। लगता है हत्यारा खुद हमें अपने करीब बुला रहा है। वो सिर्फ तुम्हें अपने करीब बुला रहे हैं। एक मिनट, मैं भी तुम्हें किसी के करीब ले चलती हूँ। ऑफिसर्स, मैं हेड ऑफिस जा रही हूँ। ये बॉडी तुरंत डॉक्टर कुलकर्णी तक पहुंचाओ और मुझे फॉरेंसिक्स की रिपोर्ट एज सून एज पॉसिबल चाहिए। हाँ तो मिस्टर नयन, आप मेरे साथ चलिए, कुछ दिखाना है। ओके मैम। नयन जब एमिली के साथ एसीपी के हॉल से बाहर निकला तो उसे एहसास नहीं था कि एमिली उसे कहाँ ले जा रही है। लेकिन जैसे ही एमिली उसे कार के सामने ले जाती है, नयन की सांसें तेज होने लगती है। वो शीशे के अंदर से सुलोचना को देखता है तो एक जगह थम जाता है। उसके चेहरे पर पसीना आने लगता है और उसकी यह हालत देखकर एमिली उससे पूछती है, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप तो बिना पानी के ही भीग रहे हैं। जो सच मुझसे छुपा के रखा था वो खुद चलकर मेरे सामने आ गया है। अब चुपचाप कार में बैठो। नयन कार में बैठे ही इमोशनल हो जाता है और एक ही सांस में एमिली के सामने पूरा सच बोलना शुरू कर देता है। देखो एमिली, तुम खुद से ही कोई भी कहानी सोच लो। सुलोचना की कोई गलती नहीं है, ये निर्दोष है। और मैंने ही इससे कहा था कि ये बाहर ना आए। पता नहीं ये क्यों तुम्हारे सामने आई। छोटी, मैंने तुझे मना किया था ना बाहर आने को। भाई आप फिक्र मत करो, अब मुझे कोई खतरा नहीं है। दीदी है ना, वो मुझे बचाएंगी। अगेन दीदी, मुझे सिर्फ सच सुनना है। क्या है इस लड़की का सच और क्यों छुपा रखा था इसे मुझसे? नयन, मुझे सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुनना है और इस बीच ये लड़की कुछ नहीं बोलेगी। ओके, मैं बताता हूँ। एमिली, तुम्हें याद है तुम्हारे शहर से जाने के बाद मेरा कोई नहीं था। तब एक केस सॉल्व करते हुए मुझे सुलोचना मिली, जिसने इस अकेले नयन को संभाला, मेरा ध्यान रखा एक माँ की तरह। लेकिन व्हाट? इसको सौरभ चौहान से प्यार हो गया और मैंने इसकी खुशी के लिए इसकी शादी उससे करवा दी। पर मुझे पता था कि उसके साथ ये ज्यादा खुश नहीं रहेगी। और वहीं सौरभ इसे सिर्फ इस्तेमाल करता था। इसे कभी एक बीवी की इज्जत नहीं थी। इसीलिए जब उसका खून हुआ तो मैंने इसे छिपा दिया एमिली, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी की इकलौती अमानत पर कोई आंच नहीं आने देना चाहता था। फक, इस केस के पहले दिन से तुम मेरे साथ हो और तुम उस एमएलए को अच्छे से जानते थे और मैं तुम्हारे बगल में बैठ के क्लू ढूंढ रही थी और तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया। क्यों? क्योंकि ऐसा करने का मतलब मुझे अपनी बहन को फंसाना पड़ता और वो मुझे किसी कीमत पर मंजूर नहीं था। एमिली, अपनों की कीमत क्या होती है ये सिर्फ तुम जानती हो। मैं फिर से इस शहर में अकेला नहीं होना चाहता था। ओके, रिलैक्स। मुझे लगता है हमें तुम्हारे घर पर चलकर बात करनी चाहिए। आई एम सॉरी यार, लेकिन ये सब तुम मुझे बता सकते थे। मेरा नाम बदला है नीनू, मैं नहीं। मुझे शुरू से तुम पर शक था कि कहीं तुम मुझसे कोई बड़ा सच छुपा रहे हो, पर सच ये है इसका मुझे अंदाजा नहीं था। लेकिन अब तुम दोनों अपने घर चलो, वहीं बात करते हैं। नहीं दीदी, मैं आपके साथ अभी भाई के घर नहीं जा सकती। मैं जहाँ छिपी हूँ वहाँ चुपचाप चली जाऊंगी। आपको भी आराम करना चाहिए। एसीपी की रिपोर्ट आने के बाद आपका काम बढ़ने वाला है। और फिक्र मत कीजिए, मैं और भाई अब आपको इस केस में पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। अब मैं जाती हूँ, इससे पहले कि कोई देख ले मुझे। ओके सुलोचना, अपना ध्यान रखना और अब जब भी जरूरत हो मुझे तुरंत कॉल करना। मुझे भी तुमसे एमएलए की बहुत सारी बातें जाननी है, पर यहाँ नहीं, हम फुर्सत से तुम्हारी सीक्रेट जगह पर ही मिलेंगे। जी दीदी, मैं आपको बताती हूँ कब आना है। बाय। सुलोचना के जाने के बाद एमिली नयन की तरफ देखती है और पहली बार उसकी आंखों में नयन के लिए हमदर्दी और इज्जत दोनों नजर आ रही थी और शायद पुराना सोया हुआ प्यार भी जाग रहा था। नयन भी उसे ध्यान से देख रहा था और फिर उसने एमिली से पूछा, एमिली, इफ यू डोंट माइंड, क्या हम एक कॉफी पी सकते हैं? एमिली मानो कहीं गुम थी। नयन की कॉफी की बात सुनकर वो चौंक कर बोली, हाँ, चलो यहाँ के किसी कैफे में। कैफे में नहीं, एट माई प्लेस एमिली। तो मैं वही पुरानी कॉफी पिलाता हूँ, तुम्हारे नीनू के हाथ की एक्स्ट्रा स्वीट और एक्स्ट्रा दूध वाली कॉफी। ओके नीनू, आज बहुत दिनों बाद घर की कॉफी पीकर देखती हूँ। जमाना हो गया किसी अपने के हाथ से कुछ चखे हुए। तो चले? बिल्कुल। इमली, गाना सुनोगी अपना फेवरेट वाला? तुम्हें याद है मेरा फेवरेट गाना? नयन
कुछ नहीं भूलता जासूस साहिबा। चलो सुनाता हूँ गाना। लीजिए मैडम, हमारा घर आ गया। हमारा? अब आई मीन मेरा। तुम आज भी नहीं बदली इमली, हर बात को खींच लेती हो। अब चलो, आज बहुत दिन बाद मैं भी कॉफी बनाने वाला हूँ। कोई गुस्ताखी हो जाए तो माफ कर देना हुजूर। नयन विल बी नयन, पहले ही पता होता है तुझे कि तुझसे गलती होने वाली है। अब चलो अंदर भी। घर तो प्यारा है आपका जनाब। और घर में आने वाला मेहमान भी शुक्र है आज गन के साथ नहीं आया है। आज पहली बार एमिली खुश और हल्का महसूस कर रही थी। कुछ ही देर में नयन कॉफी लेकर आता है और दोनों कॉफी पीते पीते कॉलेज के दिनों को याद करते हैं कि किस तरह नयन एमिली के आगे पीछे घूमता था और किस तरह दोनों ने अपनी मोहब्बत की एक अलग दुनिया बनाई थी। अपने अतीत की मोहब्बत को याद करते करते ना जाने कब दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। नयन बेहद इमोशनल हो जाता है और एमिली का हाथ पकड़कर उसके होठों के करीब जाने लगता है और एमिली के हाथों में अपना हाथ रख देता है। अपने पुराने प्यार की ये मोहब्बत भरी छुअन पाकर एमिली भी अपने हाथों को उसके हाथों में रखती है और कुछ मदहोश होते हुए अपने होठों को खुद ही नयन के होठों पर रख देती है। नयन धीरे धीरे उन होठों को अपने होठों के बीच भींच लेता है। रात बाहर दस्तक दे चुकी थी और अंदर आज दो दिल मोहब्बत की आगोश में डूबे थे। नयन एमिली की कमर पर हाथ रखता है और एमिली सोफे से उठकर नयन की लैप पर बैठती और फिर बरसों से जो प्यास थी उसको हौले हौले बुझाने का खेल शुरू होता है।